नमस्कार, खड़े खड़े में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। झारखंड में नई सरकार बन गई है और चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है। तो जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही थी कि जेएमएम में फूट पड़ गई है और विधायकों को तेलंगाना ले जाया जा रहा है, हैदराबाद ले जाया जा रहा है, पहले 30 और उसके बाद 35 बताई गई और उसके बाद लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो 45 तक पहुंच जाएंगे। अब जो ये बताया जा रहा था कि संख्या बल नहीं है जेएमएम के पास और उनकी पार्टी जो है वो टूट रही है, उनके अंदर कलह चल रही है, इस तरह की खबरें एक तरीके से प्लांट की गई थी और ये इसलिए ताकि इस तरीके से माहौल बनाकर दूसरी तरफ जो तोड़फोड़ की बीजेपी की राजनीति है वो की जा सके, ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया जा सके। लेकिन अब वो कामयाबी नहीं मिली है झारखंड में और झारखंड में बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। जो लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि वहां पर बीजेपी तोड़फोड़ कर सरकार बना सकती है, उसे कामयाबी नहीं मिली है और जेएमएम ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति पर काम करते हुए वो आगे बढ़ रही है और एक बड़ा धक्का मोदी शाह को उन्होंने दिया है। क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में ये तो हम देखेंगे, क्योंकि बीजेपी भी शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बड़े प्लान जो है वो बना रही है और उस पर वो काम भी कर रही है और इसी के तहत बिहार में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल आया है, वो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही किया है। अब ऐसे ही झारखंड में भी बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन एक तरीके से अभी अगर देखा जाए तो जो साजिश रची जा रही थी अब उसको किस तरीके से नाकाम किया है जेएमएम ने और हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने जो रणनीति बनाई है, जेएमएम आज उसी रणनीति पर चल रही है और उसी रणनीति पर चलते हुए वो आगे बढ़ रही है और इसी के तहत आप देख रहे हैं चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और सियासी संकट जो आने वाला था झारखंड में वो अब टल गया है। क्या कुछ है अंदर खाने की खबर और किस तरीके से बड़ी रणनीति जेएमएम ने तैयार की है, क्या कुछ चला है कल से आज तक, ये सारी खबरें आपको देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ है और किस तरीके से मोदी शाह का ये बड़ा प्लान जो था, जो यहां से टीम भेजी गई थी, वो किस तरीके से इस बार परास्त हुई है। इंडिया गठबंधन ने कैसे मोदी शाह के प्लान को फेल किया है, कैसे उनकी टीम को एक जोरदार झटका दिया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है। वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ उन्होंने ले ली है, सुनिए। हमारा गुरुजी है और गुरुजी हमारा आदर्श है और ओत लेने के पहले हम गुरुजी अब माता जी से हम आशीर्वाद लेने आया था। आज क्या ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं और जो गुरुजी का आदर्श है उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभारने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो ये आप सुन रहे थे चंपई सोरेन को और जिस तरीके से उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक तरीके से बीजेपी की जो प्लानिंग है वो फेल हुई है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रणनीति बनी थी। जो अमित शाह की टीम गई थी, जो लगातार ऑपरेशन लोटस चलाती है, जो विधायकों को खरीद कर और राज्यों में सरकार गिराती है और वहां पर अपनी सरकार बनाती है, वो किस तरीके से रणनीति फेल हुई है और इसके पीछे कैसे विपक्ष की जो एकजुटता थी वो कामयाब हुई है और वो काम आई है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, आपने देखा कि झारखंड में लगातार निशिकांत दुबे जो हैं वो किस तरीके से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, बयान दिए जा रहे थे कि वहां पर संख्या बल नहीं है, विधायकों की संख्या नहीं है, 18 विधायक नाराज हैं और उसके बाद अगर आप देखें चंपई सोरेन ने तो काउंटिंग करवा दी। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने प्रोड्यूसर से बोलेंगे वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से वो काउंटिंग वो करवा रहे हैं और विधायक लाइन में लगे हुए हैं। 43 विधायकों को उन्होंने खड़ा कर दिया राजभवन में लाकर। तो एक जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, आप देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, एक बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कि पहले माहौल क्रिएट किया जाए कि वहां पर संख्या बल नहीं है, विधायक नाराज चल रहे हैं, कल्पना सोरेन को लेकर पहले एक तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की गई और उसके बाद जैसे ही चंपई सोरेन आए उसके बाद बीजेपी के एक बड़ी रणनीति को जो है वो झटका लगा, रणनीति फेल हुई और उसके बाद दूसरी रणनीति पर वो काम करना शुरू कर चुके थे कि विधायकों को अब भेड़ बकरी की तरह भरकर लाया जाएगा। तमाम तरह की चिंता जो है उनकी तरफ से जाहिर की जा रही थी। लेकिन अब जो कामयाबी जेएमएम को मिली है, इंडिया गठबंधन को मिली है, उसे ये नजर आ गया कि अब और नहीं,
इससे पहले हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी कि विधायकों ने भी ठान लिया है कि हम नहीं बिकेंगे। निशिकांत दुबे का ये ट्वीट है जो उनकी परेशानी और दिक्कत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर कर दी गई है और जेएमएम ने कह दिया कि आप परेशान मत होइए, हमारे जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये कुल मिला के संकट जो था वो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती थी। उस संकट को जेएमएम और इंडिया गठबंधन समझ गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या संकट पैदा करना चाहती है। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए कहा जाए तो वहाँ एक संवैधानिक संकट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और कहा जाए गवर्नर ने खड़ा किया। अब गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी को अब अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ करके देखने की आवश्यकता है। शायद आशा ये रही होगी भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके के निशिकांत दुबे के ट्वीट्स वगैरह सब बता रहे हैं कि जेएमएम में कोई फूट पड़ेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेशन लोटस चला करके और अपनी सरकार बनाने का कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जब चंपई सोरेन ने सारे विधायकों की एक तरीके से परेड करा दी और फिर ये वीडियो बना के जारी कर दिया कि ये हम 43 विधायक यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद विधायकों ने कहा भी कि उनको राजभवन से बाहर किया गया तो उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया, उसके बाद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर हथियार डाल दिए कि अब ये मामला खराब होता जा रहा है और कहीं ज़्यादा बदनामी भारतीय जनता पार्टी की ना हो जाए, फिर जगहसाई भारतीय जनता पार्टी की ना हो जाए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाते हैं अमित शाह जी, उनका जो है वो चाणक्य गिरी पर उनकी जो है कोई संकट ना आ जाए कि चाणक्य जो है झारखंड में फेल हो गया, तो इसलिए फिर जो है गवर्नर ने फिर चंपई सोरेन को बुला लिया और फिर शपथ दिलवा दी। कल रात तक जो था वो यही समझा जा रहा था कि अमित शाह की टीम पहुंच चुकी है और तमाम मीडिया में जो था ये चर्चा चल रही थी कि अमित शाह की टीम वहां पहुंच गई है और ऑपरेशन लोटस जो वहाँ चल रहा है और बताया जाने लगा कि संकट में है जेएमएम और जेएमएम के विधायक गायब हैं और विधायक जाने वाले नहीं है। नीति में जो निशिकांत दुबे हैं वही लगातार ट्वीट कर रहे थे कि किस तरीके से जो है विधायक जो है भर के ले जाए जाने वाले हैं और विधायक जाने को तैयार नहीं है, विधायक विद्रोह कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। अब निशिकांत दुबे जो ट्वीट कर रहे थे, चूँकि निशिकांत समझा ही जाता था कि अभी भी समझा जाता है कि झारखंड में अगर अब सरकार भारतीय जनता पार्टी बनती या बनेगी तो निशिकांत दुबे वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो निशिकांत दुबे जो कह रहे थे, चूँकि अमित शाह के बहुत नज़दीकी भी समझे जाते हैं और जो राष्ट्र सेठ हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री के मित्र जो समझे जाते हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी बार बार कहते हैं, उनके भी वो काफ़ी नज़दीकी समझे जाते हैं। तो ये समझा जा रहा था कि निशिकांत दुबे जो भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, निशिकांत दुबे जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही बोल रहा है। तो निशिकांत दुबे जिस तरीके से लगातार कल बार बदलते रहे, बार जिस तरीके से ट्वीट करते रहे, जिस तरीके से बोलते रहे, उससे ये समझा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झारखंड में कोई बड़ा खेल करने जा रही है। और इंडिया गठबंधन ने उस खेल को बहुत खूबसूरती के साथ एक तरीके से कहा विफल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य थे उनकी सारी रणनीति एक तरीके से फेल होती हुई नजर आई है झारखंड में। तो इसीलिए जो है, चूँकि इंडिया गठबंधन एकजुट रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विधायक एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी रास्ता वहां ऑपरेशन लोटस चलाने का नहीं मिला, इसलिए जो है गवर्नर ने फिर चंपई सोरेन को शपथ दिलाई है। और एक तरह से कहा जाए कि मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने इसीलिए झुकती हुई नजर आई है। आंचल जी, अमलेंदु जी, और हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे और हम ये अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि यहाँ पर झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि विपक्ष वहां पर एकजुट है। और अगर देखा जाए जिस रणनीति की वो बात कर रहे थे जेएमएम, और सबसे पहले हमने अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में हमने वो बयान जेएमएम का सुनाया था जब बताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन गायब चल रहे हैं। उस वक्त अमलेंदु जी आपको याद होगा मनोज पांडे का वो बयान था, हमने सुनाया था और बताया था कि एक रणनीति के तहत जेएमएम आगे बढ़ रही है, जो अन्य राज्यों में हुआ वो यहां पर ना हो, इसीलिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। और आज वही रणनीति है, वही कामयाब हुई है और आज आप देख रहे हैं चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसीलिए क्योंकि सियासी संकट ना आए, इसीलिए बड़ी रणनीति तैयार की गई थी। हेमंत सोरेन भले ही जेल चले गए, लेकिन एक बड़ी काट जो है वो देकर गए थे कि अमित शाह और जो मोदी का बताया जाता है, विपक्ष के द्वारा दावा किया जाता है कि वो प्लान बनाते हैं और किस तरीके से राज्यों में सरकार गिराते हैं, तो उसका काट जो है वो देकर चले गए थे। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमलेंदु जी, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आ गई। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि जो उनकी मांग थी हेमंत सोरेन को लेकर, लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से आदिवासी समाज जो है वो भी आक्रोशित है और तमाम तरह की मांगे की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उनको उनकी जो कुछ भी रिमांड मांगी जा रही है और जिस तरीके से उन्हें जेल में एक रखने की कवायद जो है शुरू हुई है, एक तरीके से कि चुनाव तक उन्हें जेल में रखा जाए, वो खत्म होनी चाहिए और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। अब उस पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हम इस मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकते, हाई कोर्ट जाइए आप। और वहीं पर ईडी को रिमांड भी 5 दिनों की मिल गई है।
देखिए, अब ईडी को रिमांड मिल गई है 5 दिन की, वो तो अलग का मसला है। रिमांड मिलनी मतलब क्या है, किस लिए रिमांड मिली है। अगर ईडी ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार भी किस आधार पे किया। अगर आपको पूछताछ करनी थी तो गिरफ्तार मतलब पूछताछ करने के लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तो आप समन दे के भी पूछताछ कर चुके हैं 4 बार, तो आखिर इस रिमांड की आवश्यकता क्या थी। हालांकि ये कानूनी पक्ष है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि किस आधार पर उनको मिली है, क्या आधार दिया ईडी ने रिमांड का, वो एक अलग का मसला है। लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत एक कहा जाए समझदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ जो है वो मोदी और शाह को आईना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया। जब ये उनको आभास हो गया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और ये जो है उनको गिरफ्तार कर लेगी, उन्होंने उससे पहले वीडियो संदेश जो जारी किया आंचल जी, वो वीडियो संदेश मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहा जाए झारखंड में ताबूत में कील ठोकने के समान था। हेमंत सोरेन ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि मैं झुकेगा नहीं, जो पोस्टर भी उनका जारी हुआ कि वो झुकेंगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई सा भी मॉडल लागू करे, चाहे गुजरात मॉडल लागू करे और चाहे वो चंडीगढ़ मॉडल लागू करे, किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ये हेमंत सोरेन ने घोषणा स्पष्ट कर दी। ये भी कहा कि मैं लड़ूंगा, और जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया उस समय भी उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें भी साफ उन्होंने कहा कि हम जो है लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं। तो हेमंत सोरेन ने एक तरीके से जो कहा जाए वो एक रास्ता ये खुला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष का, कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने इस दुष्चक्र में जो फंसने वाले नहीं हैं और किसी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं जी। ये कुल मिलाकर के उन्होंने हेमंत सोरेन ने रास्ता तैयार किया जी। और इस वक्त बड़ा बयान जो है वो चंपई सोरेन का सामने आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं चंपई सोरेन। इससे पहले एक बड़ा बयान आपको सुनाया था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री वो बने हैं और अब मीडिया से बातचीत करते हुए उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने शपथ ली है और झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला, आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। झारखंड प्रदेश। अमलिंदु जी, आप सुन रहे थे चंपई सोरेन का ये बड़ा बयान है। मूल निवासी आदिवासी, जिस तरीके से उन्होंने बात की, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी बीजेपी, उसकी हार हुई है। निश्चित तौर पे उस प्लॉटिंग की ज़बरदस्त तरीके से हार हुई है। सिर्फ हार ही नहीं हुई है, ज़बरदस्त तरीके से हार हुई है। और जो चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हेमंत बाबू ने जो काम शुरू किया था उसको हम आगे ले जाएंगे, यानी कि हेमंत सोरेन ने जो घोषणा की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी हमको तोड़ नहीं पाएगी, वही घोषणा चंपई सोरेन भी कर रहे हैं कि हेमंत बाबू ने जो काम शुरू किया था उसको हम जो है आगे लेके जाएंगे। आज देखिए, इस मसले को लेकर के संसद में भी काफ़ी जोरदार हंगामा हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े ज़बरदस्त प्रहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किए हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो चंडीगढ़ मॉडल ही यहाँ लागू करना चाहती थी। उसको ये आशा थी कि चंडीगढ़ मॉडल की तरीके से झारखंड में जो है वो सरकार बना लेंगे और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वहाँ जो है कोई अनरेस्ट पैदा किया जाएगा। दूसरी तरफ वो ये सोचते थे कि जब अगर डिले किया जाएगा और इस तरह की चीज़ें होंगी तो कोई कानून व्यवस्था की संकट जो वहाँ पैदा होगा और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत समझदारी के साथ ना तो वहाँ कोई एक तरीके से कहा जाए कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने दी
शुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके उन्होंने अपना विरोध जारी रखा और अपने विधायकों को एकजुट रखा। ये बहुत बड़ी जीत जो एक तरीके से कहा जाए वो इंडिया गठबंधन की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती रही थी कि किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए। ये सारा जो भी दुष्चक्र रचा गया, ईडी वगैरह का जो सब किया गया, वो सब यही इसके पीछे कारण थे कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के शामिल किया जा सके। अब वो परिस्थितियां किसी भी हाल में नहीं है और जो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ये हुआ है कि पूरे देश भर के अंदर एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नेतृत्व को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के दल को समाप्त करना चाहती है। ये कुल मिलाकर के एक संदेश जो है वो पूरे देश के अंदर आदिवासियों में गया है। और आप देखिए कि सोशल मीडिया पे आज जिस तरीके से आदिवासी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, वो साफ साफ ये संकेत जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासी हो चुके हैं। रही सही कसर जो थी वो जो मुख्य धारा के मीडिया कहा जाता है उनके एंकर्स ने जो है वो पूरी कर दी है, एक तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर के भद्दी टिप्पणियां करके अपने कार्यक्रमों में। अब सुना जाता है कि उन एंकर महोदय के खिलाफ जो है वो एक FIR भी जो है वो रांची में शायद दर्ज हो गई है। तो अब ये कुल मिलाकर के मतलब जो काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मीडिया के जरिए जो चीजें करवाना चाहती है, अब आदिवासियों के निशाने पे भारतीय जनता पार्टी और वो मीडिया दोनों एक साथ उसके निशाने पे आ गए हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो ये दोनों की हार जो है ये एक तरीके से हुई है उस मीडिया की भी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू करता है, और भारतीय जनता पार्टी की भी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार जो इसको समझा जाएगा। क्योंकि इसी मीडिया ने प्रचारित किया था कि अमित शाह की टीम जो है वह रांची पहुंच गई है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इंतजाम कर लिया है, ऑपरेशन लोटस चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये इस मीडिया का ही सब जो था वो फैलाया जा रहा था। अब वो इंतजाम थे कि नहीं थे, निशिकांत दुबे क्या ट्वीट कर रहे थे, निशिकांत दुबे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कुछ ट्वीट कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे कुछ कहलवा रहा था, ये उनका आपस का मसला है। लेकिन जो संदेश गया कुल मिलाकर के वो संदेश यही गया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ झारखंड में खेल करना चाहती है। गवर्नर के कुछ संदेश आ चुके हैं, गवर्नर संविधान के तहत काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से जो आदेश आ रहा है उसके तहत काम कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के संदेश गया। जिस तरीके से चंपई सोरेन को देरी की गई, परसों रात को ही जो था वो समर्थन का पत्र विधायकों ने सौंप दिया था, जो समर्थक दल थे उन्होंने पत्र सौंप दिया था। उसके बाद जिस तरीके से देरी की गई और कल रात में 12 बजे के आसपास जाकर के चंपई सोरेन को बुलाया गया, उससे यह पूरे देश भर में संदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई खेल करना चाहती है। और इसलिए आपने देखा होगा आंचल जी कि कल पूरे दिन भर जो कल जिस तरीके से दिन में अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये सारी चीजें जिस तरीके से हुआ, तो ये एक तरीके से फिर जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को एक मौका उपलब्ध कराया कि वो फिर एकजुट हो जाए और ये समझें अच्छे तरीके से कि किस तरीके से संकट जो है वो इस देश की राजनीति के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर आ रहा है और किस तरीके से चंडीगढ़ मॉडल जो है राज्यों में लागू किया जाना है। ये एक संदेश गया और उसके बाद विपक्ष जो था वो एकजुट हुआ। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक हारे हुए योद्धा की तरीके से नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन और इंडिया गठबंधन जो है वो जीती हुई बाजी जो है वो एक उनके हाथ में है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी। और अगर आप देखें, आप निशिकांत दुबे की बात कर रहे थे और बाबूलाल मरांडी का भी ट्वीट आ गया है चंपई सोरेन ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली उसके बाद, लेकिन निशिकांत दुबे का भी कोई बयान जो है इस पर नजर नहीं आ रहा है। तो चर्चाएं इस बात की भी चल रही है कि निशिकांत दुबे को सबसे ज्यादा सदमा लगा है, धक्का सबसे बड़ा उन्हीं को लगा है। बीजेपी हाईकमान को तो लगा ही है, निशिकांत दुबे जो है वो भी परेशान बताए जा रहे हैं। अभी तक उन्हें बहुत ज्यादा चिंता थी, उन्हें विधायकों की चिंता थी, उन्हें बहुमत की चिंता थी, उन्हें जेएमएम में जो फूट पड़ रही है उसकी चिंता थी। लेकिन जब अब सरकार बन गई है, राज्यपाल ने शपथ दिला दी है, उसके बाद उनकी चिंता जो है वो शायद दूर नजर आ रही है। उन्हें चिंता अब किसी और बात की सता रही है, इसीलिए अभी तक उनका कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, जबकि लगातार वो बने हुए थे। और मैं देख रही थी उनका ट्विटर हैंडल भी अमलेंदु जी कि क्या कुछ वो कहते हैं
हैं उनका बयान किस तरीके से आता है, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पहले 30 फिर 35, 18 विधायक नाराज हैं। अब जब इस तरीके से उनके द्वारा दावा किया जा रहा था तो मुझे लगा कि कुछ और भी दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था होगा और कुछ और भी निकलकर सामने आ सकता है। हो सकता है कि आज कोई बड़ी उथल पुथल जो है वहां पर हो सकती है। भले उन्होंने शपथ ले लिया लेकिन कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से शांति है और अपने काम में वो फिर से लग गए हैं। जो भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं वगैरह उनके तरफ से दी जा रही हैं, तो एक तरीके से झारखंड से उनका ध्यान अब फिर से हट गया है। जैसे वो केंद्र की राजनीति में है और झारखंड को लेकर आवाज तो उठाते हैं लेकिन विकास के लिए नहीं, बल्कि कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए उस तरीके से वो एक तरीके की राजनीति करते हैं। तो उसी तरीके से फिर से उन्होंने अपना ध्यान जो है वो भटका लिया है। लेकिन इसी बीच जो आप चर्चा कर रहे थे कि मीडिया जो है, जो बिका हुआ मीडिया है, वो किस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहा था। और ये है क्योंकि लोगों की आज जो मानसिकता बन गई है वो आदिवासियों को लेकर, महिलाओं को लेकर कि अगर महिला है तो वो घर के काम करेगी, बाहर कैसे जा सकती है, आदिवासी है तो वो तो जंगलों में ही रहेगा, वो कार में कैसे घूम सकता है, अगर उसे कोई बाहर ला सकता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी किसी को कुछ आगे पद दे सकते हैं और अगर किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है तो सिर्फ मोदी कर सकते हैं, और अगर कोई और करता है और अगर आदिवासी खुद से आगे बढ़ते हैं तो उसे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एक मानसिकता जो है वो इससे नजर आती है। हालांकि जो टिप्पणी की गई है बहुत ही ओछी है और इस पर एक तरीके से आवाज उठानी भी चाहिए क्योंकि जो समाज है वो आक्रोशित है। क्योंकि अगर आप किसी भी समुदाय को लेकर, किसी भी वर्ग को लेकर इस तरीके से बातें करेंगे तो ये दिखाता है कि आप तो वो चीजें कर सकते हैं, आप कार में घूम सकते हैं, आप पत्रकार हैं लेकिन आप करोड़ों के आलीशान बंगले में रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदिवासी नेता आगे बढ़ जाता है तो उसको कार रखने की इजाजत नहीं है। ये आप तय करेंगे, आप पत्रकार हैं या फिर आप तानाशाह हैं, ये भी आप बता ही दीजिए। अब ऐसे में हेमंत सोरेन का जो बयान आया, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो एक वीडियो जारी किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और लगातार हम उसकी चर्चा करते आए हैं कि कैसे उन्होंने ये बता दिया था कि हम झुकेंगे नहीं और उनकी पार्टी आज उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वो वीडियो एक बार फिर से अमलेंदु जी सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा था हेमंत सोरेन ने, क्योंकि एक सदी जुबान में उन्होंने जो कुछ भी कहा आज वो चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ऐसे अमलेंदु जी, ये बड़ा बयान जो है हेमंत सोरेन का आप सुन रहे थे, गिरफ्तारी हुई है उससे पहले का इनका बयान है और इन्हें साफ तौर पर यह पता था कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या कुछ कहेंगे ये बयान सुनने के बाद आप? देखिए आंचल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हेमंत सोरेन न्यायपालिका का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिना नाम लिए हुए टिप्पणी न्यायपालिका पर ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसमें मुझे लगता है कि मेरे पास समय कम है और मुझे समय इतना नहीं मिलेगा। यानी कि इसका मतलब हेमंत सोरेन ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि न्यायपालिका में भी जब मामला जाएगा तो किस तरीके से
सारी संस्थाओं के ऊपर जो दबाव है, जो इंडिया गठबंधन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो ज़बरदस्त तरीके से सरकार के दबाव हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। हेमंत सोरेन की अपनी गिरफ्तारी से पहले यह टिप्पणी इस बात को जाहिर करती है कि किस तरीके से उनको न्यायपालिका के ऊपर भी भरोसा नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि न्यायपालिका भी किस तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है। और आज जिस तरीके से मामले आए हैं और जो सोशल मीडिया पे लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जज की बेंच में जो मुकदमे जाते हैं, राजनीतिक मुकदमे खासतौर से जाते हैं, उस बेंच से सारे मुकदमे जो वो सरकार के पक्ष में ही क्यों आते हैं, इस तरीके की चीज़ें उठ रही हैं। यानी कि अब निशाने पे न्यायपालिका भी लोगों के आ रही है कि किस तरीके से न्यायपालिका में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और कम से कम न्यायपालिका के ऊपर देश का विश्वास जो है और जनता का विश्वास वो बने रहना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि सरकारें आती जाती रहती हैं मगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो स्थिर रहती हैं और उनके ऊपर जो है ये अगर देश टिका हुआ है तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास के कारण ही देश जो है वो टिका हुआ है। अगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर देश का विश्वास कम होगा या देश का विश्वास हटेगा तो इस लोकतंत्र की नींव जो है वो हिल जाएगी। तो ये लोकतंत्र जिंदा रहे, ये देश जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। तो अगर ये विश्वास डगमगाता है तो ये सरकार के ऊपर से विश्वास डगमगाना नहीं है। सरकारें आती हैं और तमाम सरकारें आती हैं और हर सरकार जो है कुछ ना कुछ गलत करती है। जायज़ बात है, कोई भी दल राजनीति में होगा, कोई भी दल सरकार में होगा, वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। कोई कुछ ज़्यादा करता है, कोई कुछ कम करता है। लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संकट आता है और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अगर इस तरीके से अविश्वास पैदा होता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। तो ये संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि देश के आवाम का विश्वास इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बना रहे। न्याय सिर्फ हो नहीं, न्याय होता हुआ दिखे भी। सरकारें अपना काम करती रहेंगी, सरकारें अपने पक्ष में काम कराने के लिए दबाव डालती हैं, सरकारें अदालतों में भी जाकर के दबाव डालने की कोशिश करती हैं। जग जाहिर है, कोई तो खुली हुई चीज़ है ये, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही सरकार करती है। जो भी सरकारें होती हैं वो प्रयास करती हैं उसको करने का, कोई कुछ कम करता है, कुछ ज़्यादा करता है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरीके से सरकारों के दबाव में नहीं आना चाहिए। हेमंत सोरेन का जेल जाने से पहले का ये वक्तव्य ये बताता है कि किस तरीके से उनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा है। अब जो चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं आंचल जी, जिस तरीके से झारखंड में एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हुई है, इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, उससे निश्चित तौर पर कहा सकता है कि ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता के आगे ही मोदी और शाह झुके हैं, वरना रास्ते तो सारे थे उन्होंने एक तरीके से बंद कर ही दिए थे आंचल जी झारखंड में। जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई ये कह रहा था कि हेमंत सोरेन के साथ है। आरजेडी, कांग्रेस, सारी पार्टियां जो हैं वो एक साथ थी और शायद इसीलिए जो है वो मोदी सरकार किस तरीके से झुकी है और उसके बाद ही वहां पर जो सीपी राधाकृष्णन है उन्होंने शपथ दिलाई है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। हालांकि उनका जो बयान आया है वो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक रणनीति के तहत सरकार गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन जब दबाव पड़ गया, जनता का दबाव, विपक्ष का दबाव, उसके बाद जाकर शपथ दिलाई गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अमलिंदु जी, वो बयान आपको सुनाएंगे। Good roads, good drinking water, good schools, and good health care, and good houses. And finally, the irrigation facilities has been improved all over the state, so the farmers will get benefit and the people will get the food grains at the competitive price. Sir, any particular key areas that you would like to suggest for the government to work upon? Only these four are to be taken care. That housing of the tribals and the scheduled caste people should be taken care. The health care should be improved all over the state. Education is improving, that has to be continued. And potable drinking water after this Jal Jeevan Yojana is widespreading. It has to be fully completed in time. अमलिंदु जी, आप सुन रहे थे जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो किस तरीके से ये कह रहे हैं विकास और शिक्षा के लिए कार्य हो, सरकार को एक तरीके से जो उनके द्वारा सही जुबान में दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है, दिख रहा है कि एक बड़ी हार जो है वो बीजेपी की हुई है और वो गवर्नर के चेहरे पर भी झलक रही है। जो अभी तक गवर्नर का सम्मान होता था, जो आज संस्थाएं हैं उनका पहले सम्मान होता था, आज एक तरीके से यही देखा जाता है कि सब सरकारी संस्थाएं एक तरीके से जो थी वो मोदी की संस्थाएं, बीजेपी की संस्थाएं बनती जा रही हैं और गवर्नर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, ऐसा है, गवर्नर्स की भूमिका को लेकर के लंबी बहस इस देश के अंदर छिड़ती रही है। जी। और गवर्नर्स की भूमिका एक तरीके से कहा जाए वो जो केंद्र में सरकार होती है उसके एक एजेंट के रूप में होती जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की महाराष्ट्र के गवर्नर को लेकर के, मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र के गवर्नर को लेकर के टिप्पणी, बहुत सख्त टिप्पणी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की थी। लेकिन सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ टिप्पणियां ही रहेंगी या उसका नतीजा क्या हुआ? भाई ठीक है, आपने गवर्नर के ऊपर टिप्पणी कर दी, लेकिन फाइनल सब मतलब फैसला क्या आया, बात यह है। तो गवर्नर्स की भूमिका जो है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है तो उसके एजेंट की भूमिका एक तरीके से है। लेकिन आंचल जी, आप एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहता, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, लालू प्रसाद यादव के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो इन्होंने जो थी वो झारखंड में भी अपनी सरकार बना ली होती और चंडीगढ़ मॉडल पूरा लागू करने का प्लान था। लेकिन चंडीगढ़ मॉडल अगर झारखंड में लागू नहीं हो पाया है और आगे वो उस पर ऐसा नहीं कि प्रयास करना बंद कर देंगे, उस पर प्रयास वो करते रहेंगे। लेकिन अगर ये मॉडल लागू नहीं हो पाया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका पूरे गठबंधन की एकजुटता है। और पूरा गठबंधन जिस तरीके से एकजुट रहा, और खासतौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखा वहाँ, और कोई भी रास्ता उसने नहीं छोड़ा। और जिस तरीके से आदिवासियों ने कह दिया कि हमारे विधायक बिकने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं खरीद सकती, तो यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासियों ने अपने सम्मान को जो था वो एक तरीके से जोड़ दिया झारखंड में। तो आदिवासियों के सम्मान की बात जो थी वो झारखंड में एक तरीके से हो गई, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक जबरदस्त हार का वहाँ एक तरीके से कारण बनी है। और आज जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खासतौर से आदिवासियों में माहौल बन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन को अस्थिर करने की कोशिश की, झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई हुई, जिस तरीके से चंपई सोरेन को शपथ लेने से रोका गया, इतना डिले किया गया, इस सब का पूरे देश के आदिवासियों के ऊपर एक गलत संदेश गया है। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासतौर से 2 राज्यों में सरकार बनी है, उसमें आदिवासियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है राज्य सरकार बनाने में। अब ये आदिवासी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं, और ये समझ में आ गया है आदिवासियों के कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की मूल रूप से एक तरीके से कहा जाए वो दुश्मन है। ये संदेश गया है आदिवासियों के बीच में इस पूरे प्रकरण झारखंड से। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ झारखंड में नहीं, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा अच्छे तरीके से भुगतना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कहा जाए वो अच्छा नहीं किया है झारखंड में इस तरीके से अनरेस्ट पैदा करके। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं भी कर रही होगी, अगर ये मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसके जिस तरीके से सांसद निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया जिस तरीके से खबरें लगातार चलाता रहा, उससे ये साफ संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को और इंडिया गठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती थी, और उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है वो फेल हुई है। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। सारे देश भर में चंडीगढ़ मॉडल लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने चंडीगढ़ में एक मॉडल आपने लागू किया, वो आपको वहाँ सफलता मिल गई, लेकिन अगर आप चाहें कि वही मॉडल जो है आप झारखंड में लागू कर देंगे, वही मॉडल आप दिल्ली में लागू कर लेंगे, वही मॉडल आप जो है वो और राज्यों में लागू कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, और उस न्याय यात्रा में राहुल गांधी को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट बना हुआ है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त तरीके से कहा जाए वो एक सेटबैक लगा है। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या खासतौर से कहा जाए, ये मोदी और शाह जो है उनकी जोड़ी को एक ये जबरदस्त सेटबैक है कि वो झारखंड में इतनी ज़्यादा अस्थिरता फैलाने की जो उन्होंने प्रयास किया, हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद भी जो वो समझ रहे थे कि यहाँ वो अपनी सरकार बना लेंगे, वो सरकार बनाने में नाकामयाब रहे हैं, बुरी तरीके से विफल रहे हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और आप बात कर रहे हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जो है वो उस वक्त चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र में जो कुछ भी राजनीतिक प्रकरण चले हैं, और 5 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक नए डेवलपमेंट हुए, और उसमें कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र जो है वो एक तरीके से उसकी गला घोटने की जो चर्चाएं चलती है वो वहीं से की शुरुआत हुई। और वो देखने को भी मिला पहले कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दोहराई गई चीजें और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं, चर्चा भी चल रही है कि जनता जो है वो एक तरीके से समर्थन अपना दे रही है,
और समर्थन जो है वो विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो वो भी विपक्ष, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उसका ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो ये धांधली और जो भी चीजें निकलकर सामने आती है, उससे किस तरीके से बीजेपी की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में बीजेपी के खिलाफ जो है एक अच्छी तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो कुछ भी अब झारखंड में हुआ उसके बाद तो और भी आप ये बता रहे हैं कि झारखंड में जो कुछ भी हुआ उससे आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि और भी जो जनता है वो देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो भी देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि क्या कुछ झारखंड में हो रहा है, क्या कुछ बिहार में हुआ है। तो जनता इस बात को समझ रही है कि अगर हम वोट देते हैं किसी और को और अगर इनकी मनपसंद की वो सरकार नहीं होती है तो हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर सरकार गिरा दी जाएगी और उसके बाद वहां पर नई सरकार बन जाएगी जो इनके मन मुताबिक हो और इनके इशारे पर चलने वाली सरकार हो। तो ये बात जनता समझ रही है और संजय राउत और तमाम नेता जो है वो भी झारखंड के प्रकरण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि हमारा प्रोग्राम जो है वो अब खत्म करेंगे, टाइम भी हो रहा है, समय भी हो रहा है। तो मृदु जी, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट है और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता का समर्थन मिल रहा है, उसी के बदौलत झारखंड में यह हुआ है कि चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, वरना ऑपरेशन लोटस चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। निश्चित तौर पे आंचल जी, ऑपरेशन लोटस की पूरी तैयारी हो चुकी थी और सूचना यही है कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी के लिए वहाँ लोग पहुँच गए थे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन मीडिया बता रहा है कि अमित शाह की टीम वहाँ पहुँच गई थी और वहाँ ऑपरेशन लोटस से उसको काम करना था। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट है और आज अभी दिन में जो है जयराम रमेश की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जयराम रमेश ने उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे देश भर के पैमाने पर 27 दलों का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो एकजुट है। हम एकजुट होकर के जाएंगे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा पहला लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य पहला जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये इंडिया गठबंधन का पहला लक्ष्य है। ये बात एक तरीके से साफ हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यों में हमारे विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है, वहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए असली परेशानी का सबब है। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहा होता और झारखंड के मसले पर इंडिया गठबंधन ने इतनी ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई होती तो अब तक मोदी शाह जो थे वो झारखंड में भी खेल कर चुके होते। अगर मोदी शाह झारखंड में फेल हुए हैं तो इसीलिए फेल हुए हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया कि किसी भी तरीके से हमारे अंदरूनी जो संघर्ष हुए, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो चीज़ें हैं उनको हम अंदर निपटते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे कि वो हमारे अंदर किसी भी तरीके की सेंध लगा सके। इसीलिए जो है ये गठबंधन मजबूत रहा। मोदी शाह जो है वो इंडिया गठबंधन के आगे झारखंड में झुकने को मजबूर हुए हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं झारखंड में जिस तरीके से अब चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ उन्होंने ले ली है, पद और गोपनीयता की राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। लेकिन इसके लिए बहुत इंतजार भी उन्हें करना पड़ा है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता का समर्थन जो है वो विपक्षी दलों के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। जो जनता का समर्थन है वही हौसले बुलंद कर रहा है इंडिया गठबंधन का, और इंडिया गठबंधन जब एकजुटता के साथ लड़ा तो उसे अब कामयाबी मिली और झारखंड में ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल नजर आया। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी